इस दौरान स्वागत किया। उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु की अपनी पहली यात्रा पर कोयम्बटूर पहुंचे उपराष्ट्रपति और ये खास दिन था, तो इस दिन कुछ खास भी हुआ। उनकी इस यात्रा का लाभ श्रमिकों और उद्योगों को मिलेगा। श्रमिकों और उद्योग के लाभ के लिए अब एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन तमिलनाडु के 4 कपड़ा केंद्रों पर रुकने वाली है। जी हां, उन्होंने बताया कि ये ट्रेन सेवा जल्द शुरू होने वाली है। उपराष्ट्रपति ने हवाई अड्डे का विस्तार करने का भी समर्थन किया ताकि क्षेत्र का विकास और बढ़ सके। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि खेती और उद्योग दोनों मिलकर क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं। बिना उद्योग के कृषि समृद्ध नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। औद्योगिक विकास के बिना कृषि समृद्ध नहीं हो सकती। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पेरूर मठ कोयम्बटूर में शांतालिंगा रामासामी आदिग्लर के शताब्दी उत्सव में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने आदिग्लर की आध्यात्मिक मूल्यों के प्रचार, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान और अनुशासित एवं सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में उनके जीवन भर के समर्पण की सराहना की। शांतालिंगा रामासामी आदिग्लर ने समाज के उत्थान के लिए लगातार काम किया। खासतौर पर कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की और गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने में मदद की। इसके अलावा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने टाउन हॉल कॉरपोरेशन बिल्डिंग कोयम्बटूर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए और राष्ट्रपिता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपिता की सादगी, अहिंसा और सेवा के आदर्शों को याद किया। अपनी तमिलनाडु यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति आज तिरुप्पुर में एक सम्मान समारोह में भाग लेंगे और शाम को मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं। और इसके बाद उपराष्ट्रपति 30 अक्टूबर 2025 को यानी कि कल रामनाथपुरम जिले के पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी हां, रामनारायण श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 जो है महत्वपूर्ण सुर्खियां आज हम साझा कर चुके हैं दर्शकों के साथ। प्रधानमंत्री आज जाने वाले हैं मैरीटाइम वीक कार्यक्रम में, जो कि मुंबई में चल रहा है और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और मंत्री उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति आज राफेल में उड़ान भरने वाली हैं और उपराष्ट्रपति तमिलनाडु के दौरे पर हैं। कल उनका बेहद व्यस्त कार्यक्रम रहा और आज भी बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के मुंबई दौरे की, जहां पर इंडिया मैरीटाइम वीक कार्यक्रम में वो भाग भी लेंगे और उसको संबोधित भी करेंगे। कितना महत्वपूर्ण है पूरा आयोजन? देखिए, हमारे जो समुद्री हमारा जो क्षेत्र है और उसमें खासकर जो हमारा नौसैनिक क्षेत्र है, दोनों की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा है कि सरकार ने इतने बहुत सारे कदम उठाए हैं जिससे कि हमारा नौसैनिक क्षेत्र, हमारा जो समुद्री क्षेत्र और मजबूत किया जाए। भले ही इस समय हम देखते हैं कि वायुसेना का ज़्यादा रहता है या वायु क्षेत्र की ज़्यादा रहता है, लेकिन सामरिक दृष्टि से देखा जाए, व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा समुद्री क्षेत्र है, नौसैनिक क्षेत्र है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी, और बहुत सारे ऐसे पहलू जिनको देखते हुए हम उसको मजबूत करते हैं। अभी तक क्या था कि दुनिया के कई देशों की तुलना में हम इस क्षेत्र में उतना ज़्यादा खर्च नहीं करते थे, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद पिछले 10 सालों में इस क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा निवेश किया गया, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, बहुत सारी नीतियाँ लाई गई और हम देखा कि कल गृह मंत्री भी इस क्षेत्र में थे, आज प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर के सरकार का पूरा फोकस हमारा जो मैरीटाइम जोन पर है उस पर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि इससे हमारी प्रगति, देश की प्रगति है। हमारा देश दो तरफ से, हमारा पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ से विशाल समुद्री हमारे पास पोर्ट्स हैं, बहुत सारा एरिया है, तो उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, सामरिक दृष्टि से भी और व्यापारिक दृष्टि से भी। माना जा रहा है कि
कुल वैश्विक जो व्यापार होता है उसका लगभग 70% जो है समुद्री मार्ग के माध्यम से होता है और भारत लगभग 2000 वर्ष तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जो है काबिज रहा और उस दौरान भी भारत जो है अपना व्यापार समुद्री रास्ते से किया करता था। लेकिन वर्तमान में माना यह जा रहा है कि थोड़ा लॉजिस्टिक में काफ़ी खर्च ज़्यादा आता है, उसको कैसे कम किया जाए एक बात, इसके अलावा क्रूज़ पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए दूसरी बात, और किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट की जाए, उन तीनों बिंदुओं पर जो है इस पूरे आयोजन के दौरान जोर रहने वाला है। कितने महत्वपूर्ण है ये तीनों बिंदु? देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि रहेंगे, बहुत सारे समझौते होंगे और हम अपनी देशों के विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें, खासकर व्यापारिक क्षेत्रों में। पहले भी मैंने बहुत सारे देशों के साथ इस तरह के समझौते किए हुए, उनके पोर्ट्स के बारे में, उनके साथ परिवहन के मामले में समझौते किए हुए हैं। लेकिन अब चूँकि जब एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान अपनी ज़रूरतें और दूसरे देशों की ज़रूरतों की सामने रखकर बात करेगा, इस क्षेत्र में जो भी समझौते होंगे वो निश्चित रूप से भारत के व्यापार के क्षेत्र को और गति देंगे। अधिकांश व्यापार अभी भी दुनिया का समुद्री क्षेत्र से ही होता है, चाहे ऑयल का हो या बहुत सारे गुड्स का हो, वो बहुत ज़्यादा उसी पर निर्भर है। हम देखते हैं इसी वजह से जो महाशक्तियाँ हैं वो समुद्री क्षेत्र पर अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए लगातार उलझती रहती हैं। किस क्षेत्र में क्यों, चाहे चीन समुद्र वाला क्षेत्र, अमेरिका की उपस्थिति, रसिया की उपस्थिति हो, इन सब देशों की महत्वपूर्ण उपस्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सामने व्यापारिक दृष्टि से हमारा उस क्षेत्र पर नियंत्रण रहे। क्योंकि भारत को अब जब दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, हम 5 और आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें हमको अपना व्यापार क्षेत्र अपना और ज़्यादा बढ़ाना होगा ताकि हम बहुत सारी चीज़ों को ज़्यादा सुगम कर सकें। इस क्षेत्र में यह सम्मेलन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय की जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ हैं और जिस तरह से समुद्री क्षेत्रों में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको भी दूर करना है, लॉजिस्टिक सपोर्ट को करना है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को हमारे यहाँ भी स्थापित करना है, जिससे कि और तेज़ी से इसका विकास कर सकें। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र है, बॉम्बे, गुजरात, इधर तो हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, लेकिन पूर्वी क्षेत्र को अभी और मजबूत करना, वहाँ पे हमको अपने व्यापारिक बंदरगाहों को मजबूती देना है जो कि अभी सीमित अवस्था में है। जी हाँ, ये मैरीटाइम वीक जो है शुरू हो चुका है, तीसरा दिन है और प्रधानमंत्री आज इस मैरीटाइम वीक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं, संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का उपस्थित रहना और संबोधित करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, प्रधानमंत्री जब किसी कार्यक्रम में रहते हैं और वहाँ पर उनका संबोधन होता है तो वो देश की नीति का एक बड़ा प्रतिबिंब होता है, वो एक फाइनल एरिया होता है कि हिंदुस्तान क्या करने जा रहा है। तो ऐसे ही ऊपर से सारी दुनिया को मैसेज जाता है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी क्या, हिंदुस्तान क्या करने जा रहा है, उसका क्या अपना तैयारी है और दुनिया के साथ किस तरह से वो सहयोग करने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री फाइनल अथॉरिटी होने की वजह से इस सम्मेलन का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पे बाद और दूसरी चर्चाओं करने का, दूसरी मीटिंग्स करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। एक बात जो पीएम ने बात कह दी, जो फैसला हो गया वो फाइनल है, उसके बाद हमको उसको एक्शन में लाना पड़ता है, प्लानिंग में लाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान अपनी सारी बातों को इस सम्मेलन में रखेगा और आगे बढ़ने के लिए रोड मैप तैयार करेगा। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि विभिन्न कोस्टल स्टेट्स के मुख्यमंत्री भी इस वृहद आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। उनका सम्मिलित होना क्या राज्यों की भागीदारी तय करता है? बिल्कुल, बहुत सारे हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं वो इससे जुड़े हुए हैं और जब तक उनकी सक्रिय भागीदारी नहीं होगी, उनका पूरा सहयोग नहीं होगा, हमारी नीतियां जो हैं वो सफल नहीं हो सकती हैं। इसलिए स्टेट्स भी दांव पर लगे हुए हैं और नेशनल तो अपना होता ही है, लेकिन राज्यों की जितनी सहभागिता होगी, वहाँ के लोगों की, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना मजबूती देंगे, वहाँ की सिक्योरिटी में, सुरक्षा में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए राज्यों के जरिए पूरा विकास समग्र रूप से होता है, राज्यों का ही होता है और राज्यों से देश बनता है। इसलिए राज्यों की सहभागिता खासकर कोस्टल स्टेट्स की इसमें काफी महत्वपूर्ण होती है। जी हाँ, आज एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाला है। राष्ट्रपति आज हरियाणा में होंगी, हरियाणा में वो जो एयरबेस पहुंचेंगी और वहां पर वो राफेल में उड़ान भरने वाली हैं। राफेल अपने आप में विश्व का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान और उसमें उड़ान भरना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और क्या इससे संदेश ज़्यादा है? देखिए, राफेल
के नाम से ही एक रोमांच हो जाता है। हमने देखा भी उसका, ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा है राफेल ने कितना अपना सक्षम प्रदर्शन किया था, और दुनिया का सबसे अत्याधुनिक विमान होने के नाते हमारी वायुसेना भी इससे बहुत मजबूत हुई है। और जो कि राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, जब वो इस स्थिति में आती हैं, इस तरह का काम करती हैं, पहले भी हमारे राष्ट्रपति ने इस तरह की उड़ानें भरी हैं, अब चूँकि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हमारी महामहिम जो इसमें उड़ान भरेंगी, तो उससे हमारे जो नौसेना का मनोबल है बहुत आगे बढ़ता है। और यह भी दिखाता है कि भारत कितना सक्षम है वायु क्षेत्र में, हमारी ताकत कितनी ज़्यादा है। हमारे प्रेसिडेंट जब खुद उपस्थित रहते हैं तो हमारी क्षमता और गुना बढ़ती है, हमारा जो ताकत जो मनोबल होता है बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो प्रेसिडेंट का उस स्थिति में जाना, उड़ान भरना निश्चित रूप से एक भारतीय वायुसेना के लिए, देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ये दिखाना है कि वायु क्षेत्र में भारत अब वायुसेना के क्षेत्र में बहुत पीछे नहीं है, बल्कि महाशक्तियों के बराबर खड़ा हुआ है। जी हाँ, इससे पहले वर्ष 2023 में राष्ट्रपति पहले भी उड़ान भर चुकी हैं, और उस दौरान भी एक प्रतिमान जो है उन्होंने स्थापित किया था। अब क्या इसको उसी घटनाक्रम को विस्तार दे रही हैं राष्ट्रपति? क्योंकि हम बता दें, एक 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उन्होंने उड़ान भरी थी। देखिए, हमारी जो दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, एक पूर्वी क्षेत्र और एक पश्चिमी क्षेत्र, जहाँ से हम पूरी दुनिया को अपने सामरिक ताकत का एहसास कराते हैं। हमारे दोनों तरफ दोनों इस तरह के हमारे पड़ोसी हैं जो जिनसे हमारे टकराव रहते हैं, और वहाँ पर हमको अपनी सामरिक मजबूती को प्रदर्शित करना बहुत ज़रूरी होता है। तेजपुर में जब राष्ट्रपति थे तब वहाँ पर उन्होंने पूर्वी क्षेत्र को एक संदेश दिया था। अब हरियाणा में तो पश्चिमी क्षेत्र में है, तो अभी हमारा ताज़ा संघर्ष हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसमें पश्चिमी क्षेत्रों ने ताकत दिखाई है, और पश्चिमी क्षेत्र के मोर्चे पर जो मजबूती है उसको भी इसके जरिए हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रपति का इस आयोजन में शामिल होना, इस उड़ान में उड़ान भरना वायुसेना के लिए, हमारे पूरे जो वेस्टर्न बॉर्डर है उस वायुसेना की जो क्षमता है, जो उनका विस्तार है, उसको प्रदर्शित करता है। जी हाँ, राष्ट्रपति के बाद बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति जी की भी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन अपने होम टाउन पहुँचे, अपने गृह राज्य पहुँचे, और वहाँ पर पहुँचते ही यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद की उनकी अपने गृह राज्य की पहली यात्रा है, और जैसे ही वो तमिलनाडु पहुँचे वहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आमतौर पर देखा जाता है कि उपराष्ट्रपति का जब कोई कार्यक्रम होता है तो वो सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुँचते हैं और वो कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वापस आ जाते हैं। लेकिन CP राधाकृष्णन जी का तमिलनाडु पहुंचना और पहुंचने के पश्चात वहां पर उनका भव्य स्वागत होना और उस स्वागत सत्कार में सम्मिलित भी होना उपराष्ट्रपति जी का, क्या कोई संदेश प्रेषित करता है? देखिए, जब व्यक्ति एक बड़े पद पर पहुंचता है और अपने गृह राज्य में जाता है तो उसकी अनुभूति अलग ही होती है। वहाँ के लोगों को एक गर्व का अनुभव होता है, और जो व्यक्ति जाता है, जिस पद पर होता है वो जाता है, उसको अपनी ज़मीन है, अपनी जो मातृभूमि है, अपनी जन्मभूमि से जुड़ाव का एक अजीब एहसास होता है, एक सुखद एहसास होता है। उपराष्ट्रपति जब वहाँ पहुँचे हैं अपने गृह क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से ये उनके लिए भी, वहाँ की जनता के लिए एक बड़ा ही अहम क्षण है, जिसमें वहाँ की जनता एक गौरव महसूस करती है कि इसी धरती से पैदा हुआ एक बेटा देश के इतने बड़े पद को सुशोभित कर रहा है। चूँकि हमारे उपराष्ट्रपति इतने सहज हैं, इतने सरल हैं, इतने आसान, इतने सुलभ हैं वो, कि उनके जब जनता के बीच जाते हैं, अपने लोग भी जाते हैं, तो वो अपने ही हो जाते हैं। उनके अंदर कोई अभिमान नहीं होता, उनके अंदर कोई अलगपन नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं, जो हमें जो चित्र आए हमारे पास देख रहे हैं, कितनी सहजता से वो मिल रहे हैं, कितना उनका गौरवपूर्ण स्वागत हो रहा है, और वहाँ की तमिलनाडु की जनता को इससे कितनी बड़ी अनुभूति हो रही है कि उपराष्ट्रपति जो इस देश के हैं वो अपने राज्य में आए हुए हैं। और निश्चित रूप से ये भारत की विविधता में एकता, हमारी राजनीतिक और सामाजिक जुड़ाव को स्पष्ट करता है कि भारत अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग संस्कृतियों में होने के बावजूद भी एक विराट, एक महान राष्ट्र इसलिए है क्योंकि हम सभी को समाहित करते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और उपराष्ट्रपति देश का होता है, कोई क्षेत्र का होता है, इसलिए उन ताकतों को भी बड़ा जवाब होता है जो इस तरह की राजनीति करती हैं। उसकी एक वजह भी ये है कि इनका उपराष्ट्रपति जी का इतना जो है स्वागत सत्कार किया गया है, उसमें सम्मिलित हो रहे हैं उपराष्ट्रपति जी, क्योंकि दक्षिण की और विशेष रूप से तमिलनाडु की राजनीति में खासे सक्रिय भी रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने जब सांसद रहते हुए
तमिलनाडु के लिए उन्होंने जो काम किया, वहाँ के किसानों के लिए उन्होंने जो विजन दिया और जो काम किया, वो तमिलनाडु के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक सक्रिय राजनेता के रूप में वो भूमिका में रहें, भले ही अब वो संवैधानिक पद पर हैं, उतनी सक्रियता से काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जानते हैं किस तरह से जनता के विकास के लिए, किसानों के लिए काम किया जाता है। उन्होंने रोड मैप तैयार किया है, उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो तमिलनाडु के लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। जब वो इतने बड़े पद पर हैं तो राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, जनप्रतिनिधियों को भी वो बता सकते हैं कैसे काम करना है, पूरा विजन। तो तमिलनाडु के लिए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है जब देश का उपराष्ट्रपति, जो वहाँ का बेटा है, वहाँ का जनप्रतिनिधि रहा है, वो इस रूप में आकर के तमिलनाडु को एक नए सिरे से, नए रूप में योगदान देने जा रहा है। चलिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पश्चात बात कर लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष के प्रवास की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रामगंज मंडी में 158 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के रामगंज मंडी में एक समारोह में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने रामगंज मंडी में 158 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये केवल परियोजनाओं की शुरुआत नहीं, बल्कि क्षेत्र की नई संभावनाओं और आत्मनिर्भरता के युग का आरंभ है। आज क्षेत्र में सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। खेतों तक पानी पहुंचाने से लेकर युवाओं के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तक हमारा उद्देश्य है कि रामगंज मंडी क्षेत्र आत्मनिर्भरता और विकास की नई मिसाल बने और हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। यही हमारा संकल्प भी है। रामनारायण जी, जब एक राजनेता सांसद भी होता है, मंत्री भी होता है, या फिर श्रीमान ओम बिरला की तरह लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो क्षेत्र की जनता की आशाएं क्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और बढ़ी हुई आशा को संतुष्ट करने के लिए या तुष्ट करने के लिए राजनेताओं को लगातार अपने संसदीय क्षेत्र का भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ऐसे राजनेता हैं जो अपने राजनीतिक जो कैरियर की शुरुआत से जनता से बेहद करीबी से जुड़े हुए हैं। वो एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, एक विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में लगातार अपने क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, लगातार जाते रहते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं और विकास की विभिन्न परियोजनाओं के लिए सक्रिय रहते हैं। वो चेयर से बैठ के भी सांसदों को, मंत्रियों को, सरकार से कहते हैं भाई हमारे क्षेत्र के लिए भी ये कीजिए, हमारे क्षेत्र के भी ये होना है। तो जितनी उनकी सक्रियता अपने क्षेत्र को लेकर है, वो बहुत कम इस पद पर बैठे नेताओं के रूप में नजर आती है। उन्होंने लगातार अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदू के लिए बहुत सारे काम किए हैं और एक विधायक थे तब भी सक्रिय थे। और चूँकि रामगंज मंडी जो है वो राजस्थान के जो मध्य प्रदेश सीमा पर बहुत बड़ी मंडी है, जिसका दोनों राज्यों के किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर, व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। वहाँ पर सुविधाओं का विस्तार बहुत जरूरी है उनके क्षेत्र के विकास के लिए। केवल संसदीय क्षेत्र नहीं, समूचे राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे उस क्षेत्र का जो व्यापारिक विकास है, उस क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलना, उसकी दृष्टि से भी एक ये बड़ा कार्यक्रम है रामगंज मंडी का, जिसका उन्होंने कल शुभारंभ किया है। तो ये बिरला जी का अपना एक विजन है किस तरह से क्षेत्र का विकास किया जाए। भले ही वो उस पद पर हों जहाँ पर वो सीधे तौर पर सक्रिय नहीं रह सके, लेकिन उनके पास जो एक पूरी टीम उनकी जो काम करती है अपने क्षेत्र में, भले ही वो दिल्ली में रहें, संसद में बैठे रहें, लेकिन बहुत बड़े लोगों को जोड़ के रखा हुआ है। एक एक कार्यकर्ता, एक ही जनता प्रतिनिधि उनसे कभी भी मिल सकता है, कभी भी बात रख सकता है और उनके सुझावों पर वो हमेशा गंभीरता से विचार करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। जब भी अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर वो कोई ना कोई ऐसा इनोवेटिव काम करते हैं जिससे कि क्षेत्र को और आगे बढ़ने का मौका मिले, अवसर मिले। और अब उन खबरों की बात कर लेते हैं जो सीधे तौर पर सरोकार रखते हैं जो है केंद्रीय जो है कर्मचारियों और किसानों से। और कैबिनेट ने कुछ बड़े फैसले किए हैं, उससे जुड़े समाचार आपके साथ साझा करते हैं। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से संबंधित नियमों एवं शर्तों को मंजूरी दे दी है। आयोग 18 महीने में अंतिम रिपोर्ट देने वाला है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से ही उसकी सिफारिशें प्रभावी होने की संभावना है।
केंद्र सरकार के इस निर्णय से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर लाभ होगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी। ये आयोग सरकार को एक अंतरिम रिपोर्ट भी पेश करेगा। आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को आयोग का अंशकालिक सदस्य नामित किया गया है, जबकि पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन इसके सदस्य सचिव होंगे। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। उसके बाद से ही कर्मचारी संगठन इसका जल्द गठन किए जाने की मांग कर रहे थे। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करेगा और महंगाई के अनुरूप वेतन ढांचे में संशोधन की सिफारिश भी करेगा। आमतौर पर वेतन आयोगों की अनुशंसाएं प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2025 से लागू हुई थी। पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफ़ी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और DOPT के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस JCM के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 months के अंदर ये रिपोर्ट आएगी। Chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the terms of reference for the 8th Central Pay Commission. The Commission will review salaries and benefits of central government employees, ensuring fair compensation. While making the recommendations, the Commission will consider India's economic conditions, development priorities, pension responsibilities, and the financial impact on states. The Commission is set to make its recommendations within 18 months of the date of its constitution, a step forward in strengthening governance and empowering India's workforce. इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू 2025-26 रबी सत्र के लिए गैर यूरिया उर्वरकों, फास्फोरस और सल्फर पर 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने चालू रबी सत्र के लिए फॉस्फेट सब्सिडी को 43.60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 47.96 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। इसी प्रकार सल्फर की सब्सिडी 1.77 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 2.87 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। दूसरी ओर नाइट्रोजन 43.02 रुपये प्रति किलोग्राम और पोटाश के लिए सब्सिडी दर 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम पर बरकरार है। ये 2025 रबी के लिए स्वीकृत सब्सिडी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14,000 करोड़ रुपए से अधिक है। पिछले रबी सत्र के दौरान सब्सिडी लगभग 24,000 करोड़ रुपए थी। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी दर, आयात मूल्य और पोषक तत्वों की आवश्यकता, सब्सिडी का बोझ और MRP आदि जैसे अन्य कारकों को ध्यान में रखकर तय की गई है। सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। आज जो फैसला लिया गया है वो है जो हमारे
न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, उसके अंडर पी और के, वैसे पी के का कुछ और भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ पी और के, फास्फोरस और पोटैश और सल्फर, इसकी जो 28 ग्रेड्स ऑफ पी एंड के फर्टिलाइजर हैं, उन सबका सब्सिडी का प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ। और जैसा आपने पहले भी पिछले कैबिनेट ब्रीफिंग्स में देखा है, जो बड़े फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस कितने हैं, किस तरह से कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है, किस तरह से डिलीवर्ड प्राइसेस हमारे होते हैं, ओवरऑल सारे फैक्टर्स को मिला के जो बैलेंस्ड यूज़ करने के हिसाब से जो डिसाइड होता है, वो आज डिसाइड किया गया है। और फास्फोरस, पोटैश और सल्फर के रुपीस पर किलोग्राम, नाइट्रोजन का भी NPKS, इनका रुपीस पर किलोग्राम के ये प्राइसेस डिसाइड हुए। P और S न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इसमें रबी में काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज़ होते हैं, उसके प्राइस करीब 1 to 10% हायर है कंपेयर टू द प्रीवियस प्राइसेस, सब्सिडी एक्चुअली। देन कैबिनेट अप्रूव्ड अबाउट 37,952 करोड़ रुपीस का इसका जाएगा टोटल आउटगो, और 1 अक्टूबर 2025 से ये रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। DAP और TSP, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये दोनों सबसे बड़े हाईली कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर के कंपाउंड्स हैं। इनका करीब 60% इन दोनों का कम होता है कंजम्पशन। इन दोनों के लिए एक स्पेशल पैकेज भी रखा गया है, जिससे कि जो फार्मर्स को, किसानों को जो रेट मिले, वो रेट बिल्कुल कांस्टेंट रहे, वो बिल्कुल ना बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चालू रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी देने वाले कैबिनेट के फैसलों की सराहना की है और कहा है कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि हम देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 2025-26 के रबी सीजन के लिए फास्फोरस और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इससे जहां अन्नदाताओं को किफ़ायती दर पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं उनकी कमाई भी बढ़ेगी। The Union Cabinet has approved nutrient-based subsidy rates for Rabi season 2025-26 to ensure smooth availability of phosphatic and potassic fertilizers, including diammonium phosphate and nitrogen, phosphorus, potash, sulfur grades, at affordable prices for the farmers across country. For this, the government has allocated over 37,900 crore rupees, reflecting its continued support to India's agricultural backbone. The subsidy rationalizes the cost of P and K fertilizers in line with global price trends and makes fertilizers available to the farmers at subsidized, affordable and reasonable prices. A key step to boost farmer welfare and agricultural productivity. रामनारायण जी, पहले कैबिनेट के फैसलों में बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़े फैसले की। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से संबंधित नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी है। आयोग 18 महीने में अंतिम रिपोर्ट देगा, लेकिन ये 1 जनवरी 2026 से ही इसकी सिफारिशें प्रभावी होने की संभावना है। केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर लाभ होने वाला है। कैसा मानते हैं? ये वेतन आयोग का है, एक दशकीय व्यवस्था है। हर दशक में वेतन आयोग लाने की तैयारी होती है, सरकार लाती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को भी दिखाता है कि हम कितने ज़्यादा अर्थव्यवस्था में मजबूत हुई कि सरकार अपने कर्मचारियों के लिए उनकी जो क्षमता है, आर्थिक क्षमता है उनकी, जो उसको बढ़ाने की लिए तैयारी में है। इस समय हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से हमने महंगाई को नियंत्रण में रखा है। इसके बावजूद अगर सरकार नए वेतन आयोग लेके आ रही है, कर्मचारियों की क्षमता बढ़ा रही है, उनकी जो पॉकेट को मजबूत कर रही है
और ये केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नहीं, इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। केंद्र के बाद राज्यों के कर्मचारियों को इससे लाभ मिलता है, और जब पैसा बढ़ता है तो मार्केट में आता है तो आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो ये पूरा समग्र अर्थव्यवस्था का एक चक्र है, जिसका एक महत्वपूर्ण पहलू होता है वेतन आयोग। ये वेतन आयोग भले अभी पूरा इम्प्लीमेंट होने में, काम आने में अभी 2 साल का समय लग सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया को समय पर शुरू कर दिया गया है। जनवरी में सरकार ने इस बारे में सैद्धांतिक फैसला लिया और उस पर तैयारी शुरू कर दी, कमीशन बना दिया गया, और कमीशन 18 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगा सरकार को। उसके बाद इसको आगे काम लाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि 2027 के मध्य में जाकर के हमारे सामने एक नया वेतन आयोग होगा, एक नए पे स्केल्स हमारे सामने आए होंगे, जिससे कि देश का जो सरकारी कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी हैं, उसके बाद जब राज्यों में जाता है और राज्यों की सरकारें इसके आधार पर अपने फैसले करती हैं, तो पूरे देश की एक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव आता है, महत्वपूर्ण सुधार आता है, वो एक परिलक्षित होता है। साथ ही सरकार की अपनी जो जनता की प्रतिबद्धता है, अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता है, उनकी जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता है, वो भी इसको दर्शाता है। और निश्चित तौर पर एक बड़े सामयिक फैसला है, जो कि इस समय जबकि हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में हैं, उस समय देश के कर्मचारी वर्ग को हम ज़्यादा सहूलियत देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा वर्क फोर्स भी बढ़ेगा और हमारी क्षमता जो वो भी काम में आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था इससे रोटेट होती है, और वो निश्चित रूप में हम देखेंगे 2028 के बाद हम एक नए दौर में प्रवेश करेंगे, जहां हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ने के लिए एक मुख्य उस पर होंगे। जी हाँ, एक फैसला जो है कैबिनेट ने लिया है वो किसानों के लिए सीधे तौर पर लाभप्रद रहने वाला है, और हम देख रहे हैं कि हर कैबिनेट में कुछ हो ना हो, लेकिन किसानों के लिए ज़रूर बड़ी घोषणाएं होती हैं। और इस बार भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू 2025-26 रबी सत्र के लिए गैर यूरिया उर्वरकों और फास्फोरस और सल्फर पर 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। ये कितना बड़ा निर्णय है? देखिए, हम देखते हैं सरकार का फोकस लगातार एग्रीकल्चर पर, किसानों पर बना हुआ है, कंटिन्यू। हम हर लगभग आपने जो कहा कि हर कैबिनेट में इस तरह का फैसला आता है, बिल्कुल आता है। और सरकार हमारी जो कृषि क्षेत्र को, उसका उत्पादन तेजी से बढ़ाना चाहता है, और साथ ही उसने जो लक्ष्य रखा है किसानों की आय को दुगना करना, तो उसकी तरफ एक तेजी से लगातार काम कर रही, सतत रूप से काम कर रही है। और ये बड़ा फैसला है, जबकि अभी रबी सीजन में हम देखेंगे बहुत ज़्यादा किसानों को उर्वरकों की ज़रूरत होगी, तो उस सरकार ने उस समय ये फैसला लिया है कि पोटेशियम का, फास्फोरस के जो हमारे उर्वरक हैं, उनकी ना कमी आए और ना महंगे हों और उपलब्धता ही बढ़े। इसके लिए ये सब्सिडी बढ़ाने का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से हमने देखा है पिछले दिनों खरीफ के सीजन में कुछ समस्या आई, कुछ बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि हुई, किसानों को ज़रूरत पड़ी और कई समस्याएं, उनको देखते हुए भी ये फैसला सामयिक है और महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से हमने जो लक्ष्य रखा रबी उत्पादन का, उससे हम आगे बढ़ सकेंगे। किसानों को जब सस्ता और सुलभ उर्वरक मिलता है तो उनकी जो एग्रीकल्चर का जो उनका उत्पादन तो बढ़ता ही है। और इसके अलावा खास बात ये भी है कि ये पूरे देश के किसानों को लाभ मिलता है। हम देखते हैं कुछ पॉकेट से पहले लाभ मिलता था, अब सरकार ने जिस तरह से पूरे देश में अपने उर्वरकों की उपलब्धता मुहैया कराई है, उनके बहुत सारे सोसाइटीज और उनको काम दिया है, हर जगह पहुंचता है, बड़ा गांव-गांव पहुंच रहा है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से बाहर निकल करके सुदूर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, हरियाणा, पूरे साउथ तक पूरा जा रहा है। तो पूरी जो समग्र अर्थव्यवस्था है, ये कृषि अर्थव्यवस्था है, उसको इससे मजबूती मिलती है। और अब आर्थिक जगत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख कर लेते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 27 से 28 अक्टूबर तक ब्रसेल्स में थे और भारत और यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठकें की। इस दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच टैरिफ को लेकर अच्छी खासी बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय संघ के व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ विशेष चर्चा की। एक नई गति दी इस बातचीत को, और इस दौर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ उनकी आधिकारिक टीम भी थी। वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सेफकोविक ने ब्रसेल्स में मीडिया को संबोधित किया। मारोस सेफकोविक ने ये बताया कि यूरोपीय आयोग की व्यापार महानिदेशक सबीना वेंड तकनीकी टैरिफ वार्ता को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से अगले सप्ताह राजधानी दिल्ली का दौरा करने वाली हैं।
the positive atmosphere in which the negotiations and discussions have been carried out during this trip have laid the foundation for what I believe will be a very robust and balanced agreement which will tremendously support businesses in Europe and in India, which will tremendously add to the potential of growth for the European Union and India, and which I believe will further strengthen the partnership, the strategic and very important government to government, business to business and people to people relationship that both of us share. I believe the ongoing India-EU FTA negotiations has given us an opportunity to really create the framework which will help us in the long run bring our two economies closer together, integrate them into a relationship which will be a win-win for European Union and for India. We share the common objective, and this is to deliver on the mandate given to us by the President von der Leyen and Prime Minister Modi. I very much appreciate that we engage in full transparency and trust, and we've been able, with this spirit, to also touch upon the more sensitive issues, even though, of course, the further work is required. And I'm glad to report that we've been able to progress substantially across a number of areas. On industrial tariffs, we have given concrete guidance to our team. A high-level delegation led by the Director General Sabine Weil will travel to New Delhi already next week with a view to conclude the technical tariff negotiations. Beyond the area of tariffs, we have made good progress on measures that will further facilitate bilateral trade and investment between India and the European Union, and we agreed with the Minister that we will stay in close touch and most probably will see each other. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले जल्द ही संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों के नाम, पते और मोबाइल नंबर सहित आवश्यक विवरण हासिल कर सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम में कहा कि इस कदम का मकसद न केवल देश में राजमार्ग परियोजनाओं का प्रबंधन करने वालों बल्कि संबंधित अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय करना है। उन्होंने पुराने कचरे के उपयोग के लिए वर्ष 2027 तक की एक व्यापक योजना के बारे में भी खुलासा किया। इस योजना में सड़क निर्माण में 80 लाख टन पृथक प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जाएगा। इसमें सड़क निर्माण के लिए शोधन संयंत्रों से उपचारित जल का पुनः उपयोग जैसी टिकाऊ पहल भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सड़क परियोजनाओं का निष्पादन ऑडिट कर रही है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय का वार्षिक राजस्व इस समय 55,000 करोड़ रुपए है और 2 वर्षों के भीतर इसके बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कहीं ना कहीं टोटल रोड कंस्ट्रक्शन में A to Z हमें ओनरशिप चाहिए, सिंसियरिटी और सीरियस पॉजिटिव अप्रोच चाहिए। क्वालिटी के बारे में हमने स्ट्रिक्ट धोरण नीतियाँ अपनानी चाहिए और मेरा रोड अच्छा बने, रोड अच्छा बने ये आपके लिए भी हो। इसलिए अभी मैंने अभी एक बात की कि अभी से एक साइन लगाकर एक रोड पर कोई भी जनता को ये मालूम हो जाए कि ये रोड मंत्री कौन है, सेक्रेटरी कौन है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, कौन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, उसका फ़ोन नंबर सब डिटेल दो, तो ताकि प्रेस वाले मेरा फोटो कोई छापे, मैं क्यों गाली खाऊं, कॉन्ट्रैक्टर का भी फोटो छपे, गड्ढे वाले रोड पर जाते, कंसल्टेंट का भी छपे, सेक्रेटरी का भी छपे, पूरा मेरे गले पे क्यों लटक जाता हूँ, ये सोशल मीडिया में मैं जवाब देते क्यों घूमूं। तो अब मैंने तय किया कि ये सबको जानकारी उपलब्ध करा होगी। धुलाई उनकी जो खराब काम करेंगे
वो खाएंगे, पता चलेगा लोगों को। तो कहीं ना कहीं अब ये डिटेल ओपन होने वाला, क्योंकि मीडिया भी स्ट्रांग हुई है। और इसलिए मैं पहली रिक्वेस्ट आपको करूँगा कि आप क्वालिटी के बारे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को ध्यान में लेकर ये काम करिए। भारतीय नौसेना और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किया गया है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने सोमवार को इसके उद्घाटन सत्र में समुद्री सुरक्षा पर अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा कि समुद्री सुरक्षा को अब केवल खतरे की रोकथाम के संकीर्ण दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे एक गतिशील और जटिल चुनौतियों के रूप में समझने की आवश्यकता है और युग के अनुसार हमारी आवश्यकताएं और चुनौतियां भी बदल रही हैं। भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा ने आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दे दी है, जिससे दक्षिणी राज्य में चक्रवात का असर देखा गया है, जबकि पड़ोसी राज्य ओडिशा में भी इसका प्रभाव महसूस किया गया है। यहाँ 15 जिलों में जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। चक्रवाती तूफान के कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी और तमिलनाडु में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 22 टीमों को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पुडुचेरी और तमिलनाडु के तटीय जिलों में तैनात किया गया है। आंध्र प्रदेश में 10 टीमें, ओडिशा में 6, तमिलनाडु में 3, छत्तीसगढ़ में 2 और पुडुचेरी में 1 टीम तैनात की गई है। प्रत्येक टीम निकासी, राहत और पुनर्वास कार्यों को अंजाम देने के लिए नावों, काटने के उपकरणों, संचार उपकरणों और अन्य विशेष बचाव उपकरणों से लैस है। निर्बाध तैयारी और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए NDMA, SDMA और जिला प्रशासन के साथ समन्वय बैठक आयोजित की जा रही हैं। चार खबरें, बड़ी खबरें जो हैं आज की, कह सकते हैं सुर्खियां हैं, हेडलाइंस हैं, वो हमने साझा कर ली है दर्शकों के साथ। रामनारायण जी, पहले बात कर लेते हैं यूरोपीय यूनियन के साथ FTA को लेकर जो चर्चा चल रही है, और जैसे ही उनके प्रतिनिधि जो हैं नई दिल्ली की यात्रा करेंगे, माना जा रहा है कि ब्रिटेन की तर्ज पर यूरोपीय संघ के साथ भी FTA जो है तय हो जाएगा। कैसी खबर है? देखिए, पिछले देखते हैं, पिछले 1 दशक में भारत ने FTA को लेकर के बहुत सारे देशों के साथ संपर्क किया है। हमें सफलता मिली। हम UAE के साथ FTA में हैं, हम ब्रिटेन के साथ FTA में हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ हमारी बात चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया, जापान, कई लोगों से हम FTA की कोशिश कर रहे हैं। FTA से क्या होता है, हमारे व्यापार को इतनी तेज़ गति मिलती है कि हम कई गुना ज़्यादा व्यापार करते हैं, और जो व्यापारिक असंतुलन होता है वो भी कम होता है, और हमारे व्यापारियों को नया बाजार मिलता है, दोनों तरफ मिलता है, उनको भी मिलता है। तो ये जो बंधन होते थे बहुत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर के, उनको कम करता है और आपसी विश्वास को बढ़ाता है। पिछले दिनों हम देखा जब ब्रिटेन के साथ हमने किया, तो ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर खुद इंडिया आए थे, बॉम्बे में उन्होंने पूरा इसको लेकर के बातचीत की थी। एक बड़ा अच्छा परिणाम निकला उसका, और उसी की वजह से हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन को एक नया भरोसा आया, और हम बहुत जल्दी यूरोपियन यूनियन के साथ भी FTA में सफल होंगे। तो पूरा यूरोप का मार्केट इससे हमें खुलने का मिलेगा। और जो बहुत सारे हम देखते हैं, टैरिफ की बात चलिए, टैरिफ की समस्या होती है, लेकिन इस तरह के जो व्यापारिक समझौते होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उससे बहुत सारे नए रास्ते खुलने से टैरिफ जैसे बहुत सारे दबावों से हम वैसे ही मुक्त हो जाते हैं, समस्याएं नहीं आती हैं। तो एक तरह का हमारे देश के व्यापार के लिए, हमारे देश में निवेश के लिए, हमारे व्यापारियों को सहूलियत के लिए एक बड़ा रोड मैप इससे सामने आता है, और हमको बहुत सारे नए ऐसे पहलू मिलते हैं जिससे कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएं। जी, FTA को लेकर के बहुत ज़्यादा हमें फायदा होने वाला है। जी, बात कर लेते हैं नितिन गडकरी जी की। उनके काम पर पूरे देश को बहुत भरोसा है, और एक और भरोसा जो है उसका विस्तार करने के लिए एक और घोषणा उन्होंने की है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो यात्रीगण चला करते हैं, पारदर्शी बनाने के लिए कि वो राष्ट्रीय राजमार्ग किस क्वालिटी का है, ठेकेदार, संबंधित अधिकारी, सबकी जानकारी मोबाइल नंबर के साथ अब यात्रियों को मिल जाएगी।
देखिए, गडकरी जी इस सरकार के उन मंत्रियों में शामिल हैं जिनको उनके काम से जाना जाता है। वो हाईवेज के रूप में जब स्टेट में मिनिस्टर थे और सेंट्रल मिनिस्टर हैं तो उन्होंने अपनी नई छाप छोड़ी है और वो एक जवाबदेही तय करके चलते हैं। आप खुद जवाबदेही लेते हैं और नीचे भी जवाबदेही तय करते हैं। तो उन्होंने भले ही बहुत सहज रूप में उन्होंने कहा, लेकिन एक बड़ी बात कही है कि किसी भी निर्माण कार्य से जुड़े हों, हाईवे के कोई भी हो, उसमें सबका पता होना जनता को कौन कौन इसमें शामिल है, सबकी जवाबदेही है और जनता को इससे पारदर्शिता आएगी। और नीचे से ऊपर तक कई लोग जो दबे रहते थे, जो गड़बड़ करके निकल जाते थे, पब्लिक सीधे सरकार को दोष देती, वो नहीं। सरकार फैसला लेती है, सरकार पैसा देती है, सरकार इंप्लीमेंट करती है, लेकिन जूनियर इंजीनियर से लेकर ठेकेदार से लेकर हर लेवल पर काम होता है। कौन गड़बड़ी कर रहा है इसके जनता को पता तो लगे। सबका मोबाइल नंबर होगा, सबका एक एड्रेस होगा, तो सीधी जवाबदेही सबकी तय होगी। और ये किसी भी सरकारी सफलता में एक महत्वपूर्ण बात होती है कि पूरा जो तंत्र होता है उसकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। सड़क के मामले में जवाबदेही तय होगी तो बहुत अच्छी बात है। अन्य मंत्रालय में रखता है, आगे चल के ऐसा काम करेंगे जी। और जो आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उससे होने वाले प्रभाव को कैसे रोका जाए उस पर जो है लगातार काम कर रही है सरकार और उसका जो है लाभ भी सीधे तौर पर मिल रहा है। पहले हम देखते हैं कि चक्रवाती तूफान आया करते थे तो हज़ारों लोग जो हैं सीधे तौर पर प्रभावित हो जाते थे। अब भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा ने आंध्र प्रदेश और मतलब दक्षिण के तटीय राज्यों और जो है पूर्वी तटीय राज्यों में जो है दस्तक दे दी है, उसका प्रभाव भी नजर आ रहा है। लेकिन अब तकनीक का जो है को समाहित किया गया है, इसलिए अब जो है समय रहते जो है बचाव कार्य चलाए जा सकते हैं या चलाए जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने दिया जा रहा। देखिए, सही बात है कि हमारे पास इतनी अच्छी तकनीक आ गई कि आपका साइक्लोन आता है तो उसका पहले से उसकी स्पीड, उसका एरिया हमें पहले से पता लग जाता है कि अंदाज रहता है मोटा मोटा, उसके हिसाब से अपनी तैयारियां करते हैं। हमारे पास अब बहुत बेहतर उपकरण भी हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिससे एविक्यूएशन में भी और उसके बाद में इम्पैक्ट को भी हम कम करते हैं। तो हम देखते हैं पिछले कई साइक्लोन्स के आने पर हमने ऐसा काम किया है। अब जब मोंथा जो आया है हमारा पूरे उससे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के तटों में सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है और उससे छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड के क्षेत्र में भी इसका असर पड़ेगा बारिश का। तो उसके लिए जो पहले से तैयारी की थी हमने कर रखी है। राज्य सरकारों ने, हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारे सतर्क हैं और बहुत सारी चीज़ों को हमने पहले से ही तय कर लिया है जिससे कि इसका जनहानि धनहानि बहुत कम होगी और बहुत सारी जो व्यवस्थाएं, संचार तंत्र, बिजली जो टूट जाती थी उसको भी हमने पहले से ही तैयार कर रखा है। इस तरह की स्थितियाँ बनने पर कितने जल्दी उनको फिर से बहाल कर सकें। जहाँ खेलों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है। यशिता ने मंगलवार को 2025 एशियाई युवा खेलों में कुश्ती में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। बहरीन में आयोजित हुए इन खेलों में उन्होंने लड़कियों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में ये शानदार उपलब्धि हासिल की। फाइनल मुकाबले में यशिता ने कजाकिस्तान की झेदार मुकत को एक रोमांचक मैच में 5-5 के स्कोर पर हरा दिया है। शुरुआत में 0-3 से पीछे होने के बावजूद उन्होंने शानदार वापसी करते हुए मैच को बराबरी पर ला खड़ा किया और अंतिम अंक अर्जित करने के आधार पर जीत हासिल की। इस जीत के साथ उन्होंने एशियाई युवा खेलों में भारत को कुश्ती का पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। इससे पहले उन्होंने अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। इस साल के एशियाई युवा खेलों में भारत को बॉक्सिंग से भी उम्मीद है। 6 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं। खेलों को लेकर जो बदलाव आ रहा है उस पर एक टिप्पणी इस खबर के साथ। बिल्कुल, देखिए, हम देखते हैं कि पिछले एक दशक में भारत का जो खेलों का पूरा सिनेरियो बदल गया है। पहले हम भाग लेने जाते थे, अब हम जीतने जाते हैं। हमने खेलो इंडिया इतना बड़ा अभियान शुरू किया है जिससे हम देश की प्रतिभाओं को निकालकर सामने लाए हैं और परिणाम आ रहे हैं। हम उन खेलों में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत रहे हैं जिनके बारे में पहले हमारे नाम तक पता नहीं होते थे, चर्चा भी नहीं होती थी। और अब हमारे युवा जो हैं, हमारे यूथ से लेकर के हमारे अनुभवी तक जो प्लेयर्स हैं बहुत सारे, वो पदक जीते हैं। पदकों की झड़ी लग रही, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियाड हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो या दूसरी इंटरनेशनल आपकी प्रतियोगिताओं, सब में हम पदक जीत रहे हैं। एक बहुत बड़ी सफलता है। उसका सबसे बड़ा हमें लगता है श्रेय जाता है, वो जाता है खेलो इंडिया अभियान को, जिसने पूरे देश में एक नया सिनेरियो, पूरा नया वातावरण बना दिया कि हमारे छोटे छोटे गाँव से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी हैं वो चर्चित हो रहे हैं। जी हाँ, समय समाप्त हो रहा है और राम नारायण जी, आपने कम समय में सारे खबरों की समीक्षा की, बारीकी से समीक्षा की और बहुत खोलकर समझाया हर एक खबर को। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सुप्रभात में आज के लिए इतना ही। सुप्रभात में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।